हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमारी। आज जो हम पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोएम का नेम है द गुड मॉरो, दैट इज़ रिटन बाय जॉन डन। द टाइटल जो है हमारे पोएम का द गुड मॉरो, उसका मतलब होता है द गुड मॉर्निंग। ये जो गुड मॉरो लिखा गया है वो पुराने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो पोएम है वो एज ऑफ डिस्कवरी के टाइम में लिखा गया है, उस एरा में लिखा गया है। द डिस्कवरी एज जो था वो उस समय जो है वो बहुत सारे देशों की बहुत सारी चीज़ों की खोज की जा रही थी, और ये जो हुआ था वो 15th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बीच ये चीज़ें चल रही थी। उस समय के दौरान जो है वो ये पोएम लिखी गई है। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे। जॉन डन 1572-1631 वॉज एन इंग्लिश पोएट, स्कॉलर एंड क्लरिक इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जॉन डन जो है उनका जन्म 1572 में हुआ था और उनका जो डेथ है वो 1631 में हुआ था। वो एक इंग्लिश पोएट थे, स्कॉलर थे एंड क्लरिक थे। क्लरिक क्या होता है? पादरी, जो चर्च में होते हैं, फादर बोला जाता है जिसको। वो इंग्लैंड के चर्च में क्लरिक थे, पादरी थे, फादर थे कह सकते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोइट्स नॉन फॉर ब्लेंडिंग डीप इमोशंस विथ क्लेवर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। वो जो है वो जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स थे उसमें से एक जॉन डन का भी नाम आता है। नॉन फॉर ब्लेंडिंग डीप इमोशंस, वे जाने जाते हैं खास करके डीप इमोशंस को ब्लेंड करते थे वो किस चीज़ के साथ? विथ क्लेवर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। जो उनकी कॉम्प्लेक्स आइडिया, मिश्रित आइडियाज़ जो थी उनके साथ क्लेवर तरीके से डीप इमोशंस को ब्लेंड करते थे, वो सारे को मिक्स करके अपनी पोइट्री में लिखते थे। हिज पोइट्री ऑफन मिक्सेस लव, रिलीजन, फिलोसफी एंड कंसीट्स। उनका जो पोइट्री है वो प्राय मिक्स करता है लव को, रिलीजन को, फिलोसफी एंड कंसीट्स, इन चार चीज़ों को मिक्स करता है उनका पोएम में। हम लोग देखते हैं इन चारों चीज़ों को। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1601 एंड इन 1614। वो जो है वो पार्लियामेंट में एक एज अ मेंबर के रूप में भी उन्होंने काम किया था 1601 में एंड 1614 में। इन हिज अर्ली लाइफ, उनके प्रारंभिक जीवन जब वो लिखना शुरू किए थे उस समय, डन रॉट पैशनेट टू विटी एंड विटी लव पोएम्स। डन जो है वो अपने प्रारंभिक जीवन में लिखा करते थे पैशनेट लव पोएम को, विटी लव पोएम्स को। लेकिन बाद में वो जो है वो ही बिकेम अ प्रीस्ट एंड रोट डीपली स्पिरिचुअल वर्क्स। वो जो है वो बाद में डीपली, स्टार्टिंग में वो जो पोएम लिखा करते थे वो लव पोएम लिखा करते थे, लेकिन बाद में वो स्पिरिचुअल पोएम लिखने लगे। जब वो चर्च के पादरी बन गए, क्लरिक बन गए, देन वो स्पिरिचुअल वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे। His style is known for its intellectual depth, surprising imagery and conversational tone. उनका जो लिखने का जो स्टाइल था वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ था, मतलब बहुत ही गहराई के साथ वो लिखा करते थे। सरप्राइजिंग इमेजरी, वो जो इमेजरी का यूज़ करते थे, हम लोग पोएम में आगे देखेंगे, जो वो इमेजरी को यूज़ करते थे वो बहुत ही खूबसूरत होता था, बहुत ही अच्छा होता था। एंड कन्वर्सेशनल टोन, और उनका जो पोएम लिखने का जो तरीका था, उनको उनके पोएम से लगता था कि जैसे कि वो हम लोग किसी चीज़ों से बात कर रहे हैं। सपोज दैट वो कोई चीज़ बता रहे हैं तो हम लोग फील कर सकते हैं कि वो उस इंसान से बात कर रहे हैं, या वो जिस चीज़ के बारे में पोएम लिख रहे हैं वो उनके साथ मतलब विजिबल है और हम शायद उन्हें समझ सकते हैं। कन्वर्सेशनल टोन था उनका लिखने का। His famous works are The Courtier's Library 1611, Holy Sonnet 1633, Death Be Not Proud 1633, The Sun Rising 1633, Essays in Divinity 1651। ये कुछ उनके फेमस वर्क्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ये द सन राइजिंग जो लिखा गया था 1633 में। डॉन्स वर्क स्टिल अट्रैक्ट्स रीडर्स टुडे बिकॉज इट स्पीक्स ऑनेस्टली अबाउट ह्यूमन इमोशंस। उनका जो ये वर्क है वो अभी भी लोगों को, रीडर्स को अट्रैक्ट्स करता है उनके वर्क को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका जो वर्क्स है, उनके जो पोएम्स वगैरह हैं वो मतलब बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्योर वे में ह्यूमन के इमोशंस को बताता है, एक्सप्रेस करता है, इसलिए लोग उनके वर्क्स को पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखते हैं। शॉर्ट में हम लोग जानेंगे कि पोएम में एक्चुअली मतलब क्या है। जॉन डन्स द गुड मॉरो इज़ अ मेटाफिजिकल लव पोएम। जॉन डन का ये जो द गुड मॉरो पोएम है वो एक मेटाफिजिकल पोएम है दैट सेलिब्रेट्स अ डीप मैच्योर relationship between two lovers. It is written in 1633 as a dramatic monologue where the speaker addresses his beloved directly. इसमें क्या बोला गया है कि जॉन डन का ये जो द गुड मॉरो पोएम है वो एक मेटाफिजिकल पोएम है, और ये जो है सेलिब्रेट करता है, मतलब इसमें दिखाया गया है डीप, मैच्योर एंड रिलेशनशिप को। ये जो बहुत ही गहरा है, मैच्योर रिलेशनशिप है, उसे दिखाया गया है। टू लवर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे। इट इज़ रिटन इन 1633, ये जो पोएम है वो 1633 में लिखा गया था एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? वेयर द स्पीकर एड्रेसेस हिज बिलवेड डायरेक्टली, जहाँ पे स्पीकर जो हैं वो अपने बिलवेड को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे होते हैं। इस तरीके के पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है।
समरी ऑफ द पोम। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द गुड मोरो के पहले स्टेंजा में द पोएट वंडर्स व्हाट ही एंड हिज बिलवेड वर डूइंग बिफोर दे फेल इन लव। फर्स्ट स्टेंजा के ओपनिंग लाइन में पोएट कहते हैं कि वो आश्चर्यचकित हैं, वो सोच रहे हैं कि वो और उनकी जो बिलवेड है वो जब वो प्यार में नहीं पड़े थे, जब वो एक दूसरे से लव नहीं करते थे, तो उसके पहले वो लोग क्या किया करते थे उसके बारे में वो सोच रहे हैं। He feels that their earlier lives were immature, like babies who haven't stopped drinking milk. वो महसूस करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि उनका जो प्रारंभिक जीवन था, बच्चों जब वो बच्चे थे, वो जो चाइल्डिश उनका जो लाइफ था, उस समय वो जो थे वो दोनों बहुत ही इमेच्योर थे। जैसे हम लोग छोटे में तो इतने मेच्योर नहीं रहते हैं कि बड़ों की बातों को समझ सके, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास क्या चल रहा है ये समझ सके। उस वक्त हम लोग जो है बहुत इमेच्योर होते हैं। वही पोएट भी सोच रहे हैं कि जब वे लोग दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे तो उस समय जो वो थे वो बहुत ही इमेच्योर थे, और वो कंपेयर करते हैं अपने आप को और अपने बिलवेड को एक बेबी से, कि वो इतने मेच्योर थे जितना कि एक बेबीज जो है जो अपने दूध पीना नहीं छोड़ता है, तो वो बहुत ही छोटे बच्चे से वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। इंजॉइंग स्मॉल सैलोज कंट्री प्लीजर्स। उस समय जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको हंसने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती, किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। हम देखते हैं ना अपने आसपास, अपने छोटे छोटे आसपास छोटे छोटे बच्चों को जब देखते हैं तो उन लोगों को छोटी छोटी बातों से खुशी मिलती है। हम लोगों की तरफ बड़े लोग जिस तरह हम लोग किसी रीज़न खोजते हैं, वो रीज़न को खोजते हैं किसी खुशी के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। तो वही पोएट बता रहे हैं कि वो लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी इंजॉय करने लगते हैं किसी भी चीज़ को। ही आस्क्स इफ़ दे वर बेसिकली asleep for a long time, like the legend of the Seven Sleepers, a group of young people who hid in a cave for 300 years to escape religion persecution. वो पूछते हैं या कैसे, हाँ, पोएम की ये जो ओपनिंग लाइन है उसमें से 3 क्वेश्चन पोएट जो है वो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एक था कि वो प्यार पढ़ने से पहले क्या क्या किया करते थे, एंड यहाँ पे कि वो किस तरीके से अपने लाइफ में, अपने अर्लियर लाइफ में, अपनी लाइफ में इमेच्योर थे। एंड थर्ड था ये पूछते हैं कि वो इतने लंबी, इतनी गहराई तक सोए हुए थे वे लोग एक सपने की तरह, लाइक द लीजेंड ऑफ 7 स्लीपर्स। हमारे बाइबल्स में एक जगह पे वहाँ पे एक ये एक्सप्लेन किया गया है कि 7 स्लीपर्स थे। एक ग्रुप था जिसमें 7 यंग पीपल थे, और वो लोग जो थे वो लगभग 3 सालों तक किसी गुफा में जाकर के छिप गए थे, ताकि उन्हें कोई रिलीजियस, कोई धार्मिक दंड या समथिंग कुछ ना मिले, इसलिए वो लोग गुफा में जाकर के छिप गए थे। तो उसी चीज़ से पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। एंड अनअवेयर ऑफ ट्रू लव, और वे लोग जो थे वो ट्रू लव क्या होता है उससे अनजान थे। ही बिलीव्स दैट एनी ब्यूटी ही एडमायर्ड और डिज़ायर्ड बिफोर मीटिंग हर वॉज नॉट रियल लव। वो ऐसा मानते हैं कि ऐसी ब्यूटी जिसकी वो इच्छा रखते थे, एडमायर करते थे, डिज़ायर करते थे अपनी बिलवर से मिलने के पहले, वो एक रियल नहीं था, वो एक सपना था। इट वॉज ओनली अ ड्रीम, वो जस्ट एक सपना था। एंड सी इज़ द ट्रू रियलिटी, और ये जो है जो अपनी बिलवर्ड के बारे में सोच रहे हैं, उनकी जो बिलवर्ड है वो रियल है, वो रियलिटी में है। ओपनिंग लाइन में जो पोएट है वो 3 क्वेश्चन करते हैं, उसमें से वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उस क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई का वेट करें। वो डायरेक्टली कंटिन्यूसली 3 क्वेश्चंस करते हैं और देन ये बता रहे हैं वो। और सेकंड स्टेंजा में देखेंगे हम लोग, इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट सेज दैट नाउ दे आर ट्रूली इन लव। वो कवि कहते हैं कि अब हम लोग जो है वो रियली में लव में है, एक रिलेशनशिप में है। द स्पीकर सेज गुड मॉर्निंग। स्पीकर जो हैं वो अपने बिलवेड को या अपने शॉल को कहते हैं गुड मॉर्निंग। टू देयर अवेकेंड सॉल, उनके अपने आत्मा को कहते हैं। दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ ईच अदर, वे जो दोनों हैं वो और उनकी बिलवेड वो एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे के सामने हैं, और एक दूसरे से वो लोग गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। नॉट वॉचिंग आउट ऑफ सस्पिशन और फियर, वो लोग जो है वो किसी भय को या किसी सस्पिशन के को नहीं देख रहे हैं, उनको देखे बिना वो लोग एक दूसरे से अवेयर है, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। बट आउट ऑफ प्योर लव, अपने प्योर लव के कारण, किसी डर या किसी सस्पिशन के कारण नहीं। देयर लव इज़ सो कम्प्लीट दैट इट मेक्स देम फॉरगेट एनी डिज़ायर फॉर अदर साइट्स और एक्सपीरियंसेस। उनका जो प्यार है वो इतना कम्प्लीट है, इतना पूर्ण है कि ये जो है वो लोग किसी भी डिज़ायर को, किसी भी अदर दृश्य को, किसी भी अनुभव को, वो जो उनका जो प्यार है वो भुला देता है। जब भी वो एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो किसी भी दृश्य के, किसी अदर चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी और चीज़ को नहीं देखते हैं। वे लोग एक दूसरे उन दोनों के लिए एक दूसरे का प्यार ही काफ़ी है, इनफ है। इवन इफ़ एक्सप्लोरर्स शेट आउट टू फाइंड न्यू लैंड्स एंड मैप्स सो many worlds, but for them a small room is their entire universe। यहाँ तक कि एक्सप्लोरर्स जो हैं वो जो नए नए लैंड्स को खोजते हैं या खोज रहे हुए हैं, वे जो हैं, और जो मैप्स जो बहुत सारे वर्ल्ड्स दिखाते हैं कि कौन सा रास्ता किस वर्ल्ड
की ओर जाता है, कौन से देश की ओर जाता है, ये जो मैप्स वगैरह हैं वो सब जो है उससे उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फॉर देम ए स्मॉल रूम इज़ देयर इंटायर यूनिवर्स। लेकिन ये जो मतलब उनके लिए एक छोटा सा रूम ही उनकी पूरी दुनिया है। जिस रूम में वो दोनों रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो जो एक छोटा सा रूम भी जो है वो उनके लिए इंटायर यूनिवर्स है। कोई एक्सप्लोरर्स कौन से लैंड को खोज रहा है, कौन सा मैप किस वर्ल्ड को दिखा रहा है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट नीड टू गो फार, उन्हें ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, दूर जाने की। ईच ऑफ देम इज़ अ वर्ल्ड एंड टुगेदर दे मेक वन परफेक्ट हॉल। उनमें से जो दोनों जो लवर्स हैं, उन दोनों जो है वो अपने आप में ही एक वर्ल्ड है। वे दोनों जो है एक दूसरे की दुनिया को परफेक्ट करते हैं, दूसरे की दुनिया को संपूर्ण बनाते हैं। थर्ड स्टेंजा में स्पीकर कहते हैं, इन द थर्ड स्टेंजा द स्पीकर सेज, कहते हैं ही कैन सी हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन हिज बिलवेड्स आइज़। वो जो है वो अपने रिफ्लेक्शन को अपने बिलवेड की आंखों में देख सकते हैं। एंड शी कैन सी हर सेल्फ इन हिज आइज़, और वो जो उनकी बिलवेड है वो अपने आप को पोइट की आंखों में देख सकती हैं, स्पीकर की आंखों में देख सकती हैं। देयर ओपन एंड ऑनेस्ट हार्ट्स आर क्लियरली सॉन इन देयर फेसेस। उनकी जो ओपन, खुली और जो ईमानदारी से भरी हुई उनका जो दिल है वो क्लियरली दिखाती है इन देयर फेसेस, उनके फेसेस पे दिखती है। उनका जो बहुत ही खूबसूरत दिल है, एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, वो क्लियरली उनके चेहरे पर दिखती है। हमारे घर में सुनेंगे आप लोग कि जो दादा दादी हमारे होते हैं वो कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा होता है तो उसके फेस पे झलकता है, उसकी बोली में झलकती है। उस तरीके से पोएट जो कह रहे हैं कि उन दोनों का जो लव था, उन दोनों के जो ऑनेस्ट हार्ट्स थे, वो उनके फेस पे दिखाई देते थे। ही कंपेयर्स देयर लव टू परफेक्ट हार्प्स ऑफ ग्लोब। यहाँ पे ग्लोब होगा। वो जो है वो अपने लव को कंपेयर करते हैं टू परफेक्ट हार्प्स ऑफ ग्लोब। पोएम में एक वर्ड है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? अ स्फीयर ऑफ ग्लोब। गोलार्ध आधा जो हाफ में बटे हुए हैं, दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक संपूर्ण गोलार्ध दो पार्ट में बटे हुए होते हैं। तो वो जो है अपने लव को इस चीज़ से कंपेयर करते हैं, दैट फिट टुगेदर परफेक्टली वे विदाउट द कोल्डनेस और डिक्लाइन। वे जो गोलार्ध हैं वो जिस तरीके से अपने आप में परफेक्ट होते हैं, वो हाफ होने के बावजूद भी परफेक्ट है, उसी तरीके से ये जो पोएट और उन स्पीकर और जो उनकी बिलवेड है वो दोनों भी अपने आप में परफेक्ट हैं। He explains that things die when their parts are not perfectly balanced. वो एक्सप्लेन करते हैं कि चीज़ें तब मर जाती हैं या चीज़ें तब ख़राब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, जब उनका जो पार्ट्स है, उनके जो हिस्से हैं वो परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं किए जाते हैं। सपोज दैट कोई बाइक है, अगर उसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो बाइक है वो कम्प्लीटली चलेगा नहीं ढंग से, और वो शायद मे बी वो एक्सीडेंट करवा दे या समथिंग, कुछ भी हो सकता है उस चीज़ का। तो वही पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी पार्ट्स अगर परफेक्टली बैलेंस नहीं है उसमें, तो वो चीज़ कभी भी ख़राब हो सकती है, मर सकती है। But if their two loves are truly one and they love equally without either of them losing passion, then their love will never die. लेकिन पोएट कह रहे हैं कि उन दोनों का जो लव है, अगर उन दोनों का लव मिल करके एक प्यार बनाए, एक आत्मा से जुड़ जाती है, दो आत्माएं मिलकर जब एक आत्मा हो जाती हैं, एंड देन दे लव इक्वली विदाउट either of them losing passion, वे दोनों जब एक दूसरे को बराबर प्यार करने लगेंगे, बिना पैसन खोए हुए, बिना धैर्य खोए हुए, एक दूसरे को जब वो इक्वली प्यार करेंगे, इक्वली सम्मान देंगे, इज्जत करेंगे, देन देयर लव विल नेवर डाई। तो उनका प्यार जो है, उनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। ये पोएम यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसका हम लोग अब थीम्स देखेंगे, हैंड राइटिंग स्टाइल। थीम्स क्या है इस पोएम का? अवेकनिंग ऑफ ट्रू मैच्योर लव। ये जो ट्रू और मैच्योर जो उनका लव है, उस वो जो किस तरीके से अवेक हो रहा है, किस तरीके से पोएट बता रहे हैं कि ट्रू लव और मैच्योर लव कैसे कभी नहीं मरता है, ये है वो इस पोएम का एक थीम है। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड ऑनेस्टी इन लव मेक इट इटर्नल। इक्वालिटी और ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, इक्वालिटी समानता है, उन दोनों के बीच का जो प्यार में जब ऑनेस्टी नहीं होगी ना तो वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए प्यार में ऑनेस्टी और इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है मेक इट इटर्नल, ये प्यार को इटर्नल बनाता है, आंतरिक रूप से गहरा बनाता है। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल अट्रैक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसा कि पोएट ने स्टार्टिंग में मैंने बताया कि पोएट जो है वो स्टार्टिंग में लव पोएम्स लिखा करते थे, लेकिन आगे जा कर के वो अपने लाइफ में स्पिरिचुअल पोएम वगैरह लिखने लगे थे जब वे पादरी बन गए थे, फादर बन गए थे चर्च के। तो वे बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन फिजिकल अट्रैक्शन। किसी चीज़ को जब देख करके हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो उससे काफ़ी गुना बेटर होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का जुड़ना किसी भी चीज़ से बेहतर होता है। राइटिंग स्टाइल, इसमें पोएट जो है वो मेटाफिजिकल पोएट्री, ये जो पोएम है वो एक मेटाफिजिकली पोएट्री है, और इसमें जो है पोएट वो मेटाफिजिकल को यूज़ किया है। मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होता है? कॉम्बाइंस डीप इमोशन विथ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। जो डीप इमोशंस हैं वो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के साथ मिक्स होती हैं, कॉम्बाइन की गई होती हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट्स, एक्सटेंडेड इमेजिनेटिव मेटाफर्स। एग्जाम्पल, लवर्स एज टू परफेक्ट हेमिस्फेयर।
कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, इमेजिनेटिव मेटाफर्स, जो इमेजिन किया गया होता है किसी भी दो चीज़ों को या किसी भी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है इमेजिनेटिव मेटाफर्स, इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक तरीके से। जैसा कि पोएट जो है वो पोएम में लवर्स एज टू परफेक्ट हेमिस्फीयर, दो परफेक्ट गोलार्ध, हाफ गोलार्ध के रूप में लवर्स को जो है वो कंपेयर किए हैं हेमिस्फीयर के साथ। कन्वर्सेशनल टोन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं उसमें, कि जब हम लोग पोएम्स को पढ़ते हैं तो वो पोएम जो है लगता है जैसे कि वो बात कर रहा है, इस टाइप्स उसका जो टोन होता है वो कन्वर्सेशनल होता है। फील्स लाइक अ डायरेक्ट एड्रेस टू द बिलवेड, वो जो बिलवेड को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं जैसे कि उनसे वो बात कर रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिलोसफिकल डेप्थ, वो जो पोएट जो लिखे हैं इस पोएम को, उसमें एक बहुत ही गहराई है, गहरापन है उसमें, एक फिलोसफिकल गहराई है। मूव्स फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल लव, जो फिजिकली लव है उससे वो मूव करके स्पिरिचुअल लव की हो जाता है, आध्यात्मिक प्यार की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है याम्बिक पेंटामीटर, स्मूथ एंड नेचुरल रिदम। ये जो याम्बिक पेंटामीटर है वो 5 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट में अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस्ड, इस तरीके से बना गया होता है। और ये जो है पोएम को स्मूथ एंड नेचुरल रिदम देता है। वो बहुत ही इस तरीके से पोएम्स को हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पोएम का जो लैंग्वेज है बहुत टफ नहीं है, बट इतनी ईजी भी नहीं है कि हम लोग उसे एक बार पढ़कर समझ जाए। एटलीस्ट 1 और 2-3 टाइम्स तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा इस पोएम्स को समझने के लिए। यहाँ हमारा एंड होता है। राइटिंग स्टाइल भी हमने देख लिया, थीम्स भी देख लिया और इसकी समरी भी देख ली, पोएट के बारे में भी जान ली, और एटलीस्ट सब आई थिंक हम लोगों ने सारी कंप्लीट कर चुकी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू अगेन।